और क्लास 9 वालों कैसे हो? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9वीं के बीहाइव का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो दुनिया की एक मशहूर परकशनिस्ट है। बच्चों, परकशनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिन्हें थपथपाने, खटखटाने या हिलाने से आवाज निकलती है, जैसे कि ड्रम हो गया, जाइलोफोन हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। बच्चों, ये चैप्टर लिखा है डेबरा काउली ने। इसमें इन्होंने एवलिन ग्लेनी के लाइफ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर एवलिन कैसे डेफ हुई और कैसे उन्होंने डेफ होने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। लेकिन उससे पहले बच्चों, अपनी NCERT अपने आगे निकाल कर रख लो, और जो वर्ड्स मैं बताऊंगा उसे बुक में लिखते जाना, एग्जाम में काम आएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक स्लाइट गर्ल यानी दुबली पतली सी लड़की अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रश आवर के टाइम, मतलब कि जब भीड़ बहुत ज्यादा थी प्लेटफॉर्म पर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह पाने के लिए। और वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि एवलिन ही थी, जब वो 17 साल की थी। लेकिन उनकी उम्र दिखने में 17 साल से कम लग रही थी, मतलब कि वो उस समय 17 साल की लग नहीं रही थी, अपने एक्चुअल एज से छोटी दिख रही थी। वो उस समय नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी, जैसे जैसे वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस को महसूस कर रही थी। बच्चों, एवलिन सुन नहीं सकती थी, तो वो वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझती थी। ये एवलिन का पहला दिन था प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि लंदन में है। बच्चों, प्रेस्टीजियस मतलब होता है बहुत फेमस, लिख लो इसे। एवलिन उस समय थोड़ी डरी और नर्वस इसलिए थी क्योंकि किसी टीनेज गर्ल का स्कॉटिश के एक छोटे से गांव से निकलकर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी उस लड़की का जो कि सुन नहीं सकती। सोचो, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना कितना कठिन काम होगा। बच्चों, ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्लेनी बचपन से ही सुन नहीं सकती थी, उनको सुनाई देना धीरे धीरे बंद हुआ था। एवलिन की मॉम, जिनका नाम इज़ाबेल ग्लेनी है, वो बताती है कि जब एवलिन 8 साल की थी तो वो उस समय एवलिन का एक प्रोग्राम देखने गई थी जहां एवलिन को पियानो बजाना था। लेकिन जब एवलिन की बारी आई और एवलिन का नाम स्टेज पर बुलाया जाने लगा तो एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो जहां खड़ी थी वहां से हिली भी नहीं, जिससे एवलिन की मॉम को लगा कुछ तो दिक्कत है एवलिन के साथ। इस चीज के बाद एवलिन ने अपने बढ़ते बहरेपन को अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छिपाना शुरू कर दिया, जब तक वो छिपा सकती थी। लेकिन जब एवलिन 11 साल की हुई तो उनका बहरापन और बढ़ गया, जिससे क्लास में जो पढ़ाया जाता वो उसे समझ नहीं पाती थी, जिसके कारण उनके एग्जाम में नंबर भी आने कम हो गए थे। और यही सब देखकर जो एवलिन के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए। और जब एवलिन के पेरेंट्स ने ऐसा किया तो पता चला कि एवलिन की जो सुनने की प्रॉब्लम है वो और बढ़ गई है। नर्व डैमेज के कारण स्पेशलिस्ट ने एवलिन के पेरेंट्स को कहा कि एवलिन को हियरिंग एड्स लगवा दिया जाए और पढ़ने के लिए बहरों के स्कूल में भेजा जाए। बच्चों, हियरिंग एड्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो उनको लगाए जाते हैं जो कम सुनते हैं। एवलिन कहती है कि जब उन्होंने ये सब सुना तो मानो सब कुछ अंधेरा सा हो गया उनके लिए, यानी कि वो बहुत दुखी हुई। बेटा, अब तुम ही सोचो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा? बच्चों, आपके एग्जाम में यहाँ से एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि एवलिन की सुनने की प्रॉब्लम सबसे पहले कब नोटिस की गई और कब प्रूफ हुआ कि एवलिन हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो बेटा, जब एवलिन 8 साल की थी तो सबसे पहले ये चीज़ नोटिस की गई थी, और जब वो 11 साल की हुई तो प्रूफ हुआ। इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। एवलिन के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और उनका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे आगे कंटिन्यू करेंगी। एक दिन एवलिन एक लड़की को देखती है जो जाइलोफोन बजा रही थी। उसे देखकर वो डिसाइड करती है कि वो भी इसे बजाएंगी। बच्चों, जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बच्चों, एवलिन के इस चॉइस पर ज्यादातर टीचर ने एवलिन को डिस्करेज किया, यानी मना किया कि अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो सुन ही नहीं सकती।
लेकिन रॉन फोर्ब्स, जो कि खुद एक परकशनिस्ट थे यानी म्यूजिशियन थे, एवलिन के पोटेंशियल को समझा और एवलिन को अपने पास बुलाकर रॉन फोर्ब्स ने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया और एवलिन से कहा कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इस ट्यून को किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। और जब एवलिन ने ऐसा किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वो हायर ड्रम को वेस्ट अप यानी कमर से ऊपर और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन यानी कमर के नीचे महसूस कर पा रही थी। रॉन फोर्ब्स ने एवलिन की इस एक्सरसाइज को जारी रखा और कुछ समय बाद एवलिन को पता चला कि वो म्यूजिक के अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर पा रही थी। एवलिन ने साउंड्स और वाइब्रेशन को सुनने के लिए अपना माइंड ओपन कर लिया था, मतलब कि वो अब नोट्स को सेंस करना सीख चुकी थी और आगे जो उन्हें करना था वो था सिर्फ हार्ड वर्क। इसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ टूर किया और 16 साल की उम्र तक ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना है। एवलिन ने आगे चलकर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन भी दिया और उन्होंने उस एकेडमी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। धीरे धीरे एवलिन ने ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस पर शिफ्ट कर लिया, मतलब कि पहले एवलिन ग्रुप के साथ परफॉर्म करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अकेले ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एवलिन ने द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के 3 साल के कोर्स में बहुत से टॉप अवार्ड्स जीते। बच्चों, एवलिन इतना कुछ अचीव करने के बाद भी इसे कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। मतलब कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आप जानते हैं कि आप किस रास्ते पर आप जा रहे हैं तो वहां आप जरूर पहुंचेंगे बेटा। एवलिन आगे चलकर एक बहुत बड़ी परकशनिस्ट बनती है। उनको हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाना आ जाता है। उनको सुनने के लिए लोग इतना पागल होते हैं कि उनका एक हेक्टिक शेड्यूल बन जाता है, यानी वो हर वक्त इन्हीं सब चीजों में ही बिजी रहती थी। बच्चों, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, यानी जो राइटर साहिबा है इस चैप्टर की, उन्होंने एवलिन का 2 घंटे इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के दौरान एवलिन ने उनसे जो कुछ भी शेयर किया था उन्होंने उसे इस चैप्टर में लिख दिया है। राइटर लिखती है कि मेरी और एवलिन की 2 घंटे के डिस्कशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरी बातों को समझ नहीं पाई, जबकि वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन बातों को लिप्स से, फेशियल एक्सप्रेशन से और खासकर आईज से समझती थी। इसीलिए राइटर एवलिन को फंक्शन में परफॉर्म करते हुए देखने को इंट्रीगिंग कहती है बेटा। इंट्रीगिंग मतलब होता है क्यूरियस, यानी कुछ ऐसा कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सुन नहीं सकती, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजा पा रही है, ऐसे कुछ टाइप का। बच्चों, एवलिन राइटर को इंटरव्यू के दौरान हंसते हुए बताती है कि उनको उन लोगों से बात करने में दिक्कत आती है जिनके पास बहुत घनी दाढ़ी होती है, क्योंकि वो उनके बुशी बियर्ड्स के कारण लिप्स अच्छे से रीड नहीं कर पाती। बच्चों, एवलिन इंटरव्यू में बहुत फ्लुएंटली बोल रही थी। बिना कुछ गलती किए वो जब बोल रही थी तो उनका एक्सेंट स्कॉटिश में था, क्योंकि वो वहीं की तो रहने वाली थी। जैसे हम हिंदी को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, जैसे दिल्ली वाले अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं और यूपी वाले अलग, इसी को एक्सेंट कहते हैं। बच्चों, ये लैंग्वेज तो एवलिन के लिए बोलना आसान था, क्योंकि वो बचपन से बहरी नहीं थी। उनको 11 साल तक, जब तक वो बहरी नहीं हुई थी, अपनी लोकल लैंग्वेज बोलना आ गया था। लेकिन वो बहरी होने के बाद भी 2 और लैंग्वेजेस बोलना सीखती है, फ्रेंच और बेसिक जापानीज, जो कि आसान बात तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों, आगे हमें एवलिन बताती है कि वो म्यूजिक को सेंस कैसे करती है। वो कहती है कि वो म्यूजिक को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से महसूस करती है, अपने स्किन से, चीक बोन्स से और यहां तक कि अपने हेयर से भी। जब एवलिन जाइलोफोन बजाती है तो वो स्टिक से साउंड को सेंस करती है, जिससे वो जाइलोफोन बजा पाती है। होता क्या है कि जाइलोफोन से निकली वाइब्रेशन स्टिक से ट्रांसफर होकर एवलिन के फिंगर टिप्स में जाती है, जिससे वो वाइब्रेशन फील कर पाती है और जाइलोफोन बजा पाती है। और जब वो ड्रम्स बजाती है तो अपने शरीर को उससे लगाकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो ड्रम की वाइब्रेशन को महसूस कर पाती है। और जब उनको वुडन प्लेटफॉर्म, यानी जिस स्टेज पर फर्श लकड़ी का बना होता है, वहां परफॉर्म करना होता है, तो वो अपने जूते उतार देती है वाइब्रेशन को फ्लोर की मदद से फील करने के लिए। बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवलिन की ऑडियंस उनको इंस्ट्रूमेंट बजाते सुनना पसंद करती है। 1991 में एवलिन को एक अवार्ड भी मिला था, जिसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज
प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बच्चों, एक बहुत महान परकशनिस्ट है जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स। वो एवलिन के बारे में कहते हैं कि भगवान ने भले ही एवलिन से सुनने की क्षमता छीन ली हो, पर उन्होंने उसे कुछ अनोखा दिया है। जो हम सुनते हैं वो उसे गहराई में महसूस करती है। यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाती है। बच्चों, एवलिन बताती है कि वो एक वर्कहॉलिक पर्सन है। मतलब वो लोग जो बिना काम करे रह ही नहीं सकते, उनका मन मानता ही नहीं। वो कहती है कि उनको क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन इससे उन्हें जो रिजल्ट मिलता है वो इनॉर्मस होता है। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। एवलिन रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा जेल में, हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है। वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस को भी हाई इंपॉर्टेंस देती है ताकि आगे की जनरेशन भी कुछ ग्रेट अचीव करे। एन रिचलिन, जो कि बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन में काम करती है, वो कहती है कि एवलिन डेफ बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो डेफ होने के बाद भी इतना कुछ अचीव की है जिससे डेफ बच्चों को लगने लगा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। बच्चों, एवलिन ने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि बहुत से लोग जो कि उनकी दुगनी उम्र के हैं सोच भी नहीं सकते। जो इंस्ट्रूमेंट पहले ऑर्केस्ट्रा में बहुत कम बजाया जाता था, जिसे कोई जानता भी नहीं था, उसे भी उन्होंने बजाकर पहचान दी। एवलिन ने हैंडीकैप्ड लोगों को एक इंस्पिरेशन दी। बच्चों, हैंडीकैप्ड मतलब होता है वो लोग जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, यानी विकलांग लोग। लेकिन एवलिन ने सिर्फ विकलांग लोगों को ही इंस्पायर नहीं किया, बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया। जो विकलांग थे वो कहते थे कि ये भी तो हमारी तरह थी, इसने तो कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते। और जो विकलांग नहीं थे वो कहते थे कि एवलिन ने ऐसी कंडीशन में भी इतना कुछ अचीव किया, हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चों, आपको अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। एवलिन की तरह वो चाहती तो अपनी लाइफ बाकी डेफ लोगों की तरह गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। तो आप भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करिए। बाय द वे, आपका ये प्यारा सा चैप्टर यही खत्म हो गया है। आई होप आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने बुक में नोट कर लिए होंगे और आपको चैप्टर समझ में आया होगा।